एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदेश के विकास के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश सरकार आमजन की समस्या को दूर करने के लिए एक बार फिर से बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जनता दरबार लगाने का काम करने जा रही है। प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया गया है कि प्रदेश कार्यालय में जनता दरबार लगाया जाए, जिससे कि आम जनता की अपनी समस्या के समाधान के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। उन्होंने ये भी कहा कि कोविड-19 की वजह से जनता दरबार नहीं लग पा रहा था, लेकिन अब व्यवस्थाएं दुरुस्त हो चुकी हैं। तो एक बार फिर से जनता दरबार लगाने की तैयारियां की जा रही है। सहयोगी हितेश त्यागी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। हितेश, जब तैयारियां की जा रही है जनता दरबार लगाने के लिए, कब से ये जनता दरबार शुरू हो जाएगा, जहां पर आम लोगों की समस्याएं न सिर्फ सुनी जाएंगी बल्कि उनका समाधान भी किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए वैसे ये भारतीय जनता पार्टी का एक रूटीन कार्यक्रम होता है। हालांकि जिस तरह से कोरोना काल के बाद अब दोबारा से जनता दरबार बीजेपी के मुख्यालय में लगाया जाएगा, और जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी अपने जो मंत्री हैं उनको सभी को निर्देश दे दिए हैं कि जितने भी विभागीय कैबिनेट मंत्री हैं वो सभी बीजेपी मुख्यालय में पहुंचकर दिवसीय के हिसाब से जनता का समाधान करेंगे, जो जनता की समस्या है उनका समाधान करेंगे। हालांकि अभी ये तय नहीं हुआ है कि ये कार्यक्रम कब से शुरू होगा, लेकिन जनता दरबार का जो एक कार्यक्रम है बहुत जल्द बीजेपी मुख्यालय में शुरू होने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि कोविड की वजह से आम लोगों की समस्याएं नहीं सुनी जा रही थी। ऐसे में माना ये जा सकता है हितेश कि इस बार जब एक बार फिर से जनता दरबार लगाया जाएगा तो लोगों की जो समस्याएं उसकी फेहरिस्त लंबी हो सकती है। जी बिल्कुल, देखिए पर्वतीय क्षेत्रों की अगर हम बात करें, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र से आने वाले जो लोग हैं वो देहरादून से उसकी लंबाई जो किलोमीटर में अगर देखा जाए तो बहुत लंबा सफ़र उनको तय करना पड़ता है, जिस वजह से पर्वतीय लोगों को भी खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब जिस तरह से हर जिलेवार हर बीजेपी का जो कार्यालय वहाँ पर जनता की समस्या के लिए जनता दरबार लगाया जाएगा, उनका समस्याओं का समाधान किया जाएगा, वहीं पर ही उनकी समस्याओं का निराकरण भी किया जाएगा। ठीक है हितेश, आप बने रहिएगा, एक बार फिर से लौटेंगे आपके पास। उधर रक्षाबंधन के पर्व को लेकर देहरादून पहुंचे स्मृति ईरानी, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा रक्षाबंधन के कार्यक्रम में वो उपस्थित हुई। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी शामिल हुए। स्मृति ईरानी ने गणेश जोशी के कलाई पर राखी बांधी और तिलक लगाया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि गणेश जोशी मेरे भाई हैं, मैं उन्हें राखी बांधने हर साल उत्तराखंड आऊंगी। इस दौरे के दौरान स्मृति ईरानी ने बीजेपी नेताओं से भी मुलाकात की है। आज सरकार से 10,000 से अधिक की संख्या में बहनें यहाँ पर मुझे राखी बांधने आई हैं। इस बात का प्रतीक है कि इन बहनों का कितना स्नेह आशीर्वाद मेरे साथ रहता है। यही कारण है कि एक बार नहीं 4-4 बार मेरे जैसा भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता विधायक बन गया, मंत्री बन गया। सब इन बहनों का आशीर्वाद है, और सौभाग्य से आज मेरी एक बहन और जो हमारी राष्ट्रीय नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, राखी बांधने यहाँ पर आई हैं। मैं अपनी बहनों को ये वचन देता हूँ, जिस भावना के साथ, जिस विश्वास के साथ मेरी बहनें मुझे राखी बांध रही हैं, उनका ये भाई हमेशा उनके विश्वास पर खरा उतरेगा। विश्वास अपनी बहनों को दिलाता हूँ। उधर उत्तराखंड में गैस की कालाबाजारी थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रदेश के अंदर बड़े स्तर पर घरेलू रसोई गैस को अवैध तरीके से स्टॉक किया जा रहा है, जिसके बाद एजेंसियां रसोई गैस सिलेंडर को ब्लैक के माध्यम से बेचने का काम कर रही हैं। लेकिन अब गैस की कालाबाजारी करने वालों की खैर नहीं, क्योंकि कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने रसोई गैस की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिया है। सतपाल महाराज ने कहा है कि शिकायत आई कि कुछ ठेकेदार और गैस सप्लायर रसोई गैस की कालाबाजारी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में कुछ ठेकेदार तथा सप्लायर गैस की कालाबाजारी और चोरी कर रहे हैं। मेरे द्वारा प्रशासन को इसकी शीघ्रता से जांच करने और इसमें जो लिप्त दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मेरे संज्ञान में आया है कि पिथौरागढ़ में कन्याली छीना में गैस सिलेंडरों में कमी पाई गई है। अतः मेरा सभी उपभोक्ताओं से निवेदन है कि कृपया गैस के सिलेंडर तोल करके लें।
उधर राज्य में सशक्त भू कानून बनाए जाने की मांग एक बार फिर से उठने लगी है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सशक्त कानून बनाए जाने की मांग की है। अलग अलग संगठनों ने गांधी पार्क से सीएम आवास के लिए कूच किया। आंदोलनकारियों की तरफ से लगातार भू कानून बनाए जाने की मांग उठाई जा रही है। राज्य आंदोलनकारी मंच के अध्यक्ष ने कहा कि भू कानून को लेकर सशक्त कानून बनाए जाने की जरूरत है, जिससे राज्य में भू माफियाओं पर नकेल कसी जा सके। हम लोग ये चाहते हैं कि जिन 42 से ऊपर शहादतें इस राज्य के लिए दी गई, वो केवल इसलिए दी गई थी कि प्रत्येक उत्तराखंड राज्य में हम अपने रोजगार, संस्कृति, जल, जंगल, जमीन इनको लेके आगे बढ़ सके और विकास की एक नई बयार खड़ी कर सकें। बड़ा दुर्भाग्य है कि आज तमाम राज्य आंदोलनकारी मंच के बैनर के तले सभी संगठन जिस प्रकार से सड़क पर आने को विवश हो रहे हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि माननीय धामी जी इस भू कानून को, सशक्त भू कानून को लागू करेंगे और मूल निवास का जो अधिकार है वो मिलना चाहिए। बाकी सबका जो एक राज्य, एक राष्ट्र, उसके नागरिक के नाते जो अधिकार जिसके वो उसको मिलते रहेंगे, लेकिन राज्य के अहित हम जो है नहीं होने देंगे। और आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है कि श्रीकांत त्यागी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। श्रीकांत त्यागी के उत्तराखंड में छिपे होने की संभावना है। नोएडा पुलिस कमिश्नर ने दून एसएसपी से फोन पर बात की थी। नोएडा पुलिस की टीम भी ऋषिकेश पहुंची है, जहां श्रीकांत त्यागी के ऋषिकेश में छिपे होने की खबर मिलने के बाद ये टीम पहुंची है और अब माना जा रहा है कि ऋषिकेश में श्रीकांत त्यागी को ढूंढा जाएगा, क्योंकि ट्रेस किया गया फोन और उसके बाद ये आशंका जाहिर की गई और फोन के जरिए भी खबर मिल रही है कि श्रीकांत त्यागी की जो लोकेशन है वो ऋषिकेश बता रही है। इसीलिए श्रीकांत त्यागी के ऋषिकेश में छिपे होने की खबर के बाद अब जो टीम है, यानी जो पुलिस टीम है, वो अब दून पहुंचेगी और उसके बाद ऋषिकेश पुलिस से भी संपर्क करेगी। हितेश त्यागी इस वक्त हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। हितेश, क्या पूरी जानकारी मिल रही है? क्या फोन के जरिए लोकेशन ट्रेस किया गया? क्या ऐसे पुलिस को जानकारी मिली कि ऋषिकेश में श्रीकांत त्यागी छिपा हुआ हो सकता है? जी बिल्कुल, नोएडा पुलिस को इनपुट्स मिले हैं कि पहले इनपुट्स जो नोएडा पुलिस को मिले थे वो हरिद्वार के लोकेशन के मिले थे। पतंजलि के आसपास की लोकेशन श्रीकांत की देखी गई थी और उसके बाद में जो 3 से 4 बार श्रीकांत का जो मोबाइल था वो ऑन और ऑफ हुआ था। उसकी जो उस समय की लोकेशन थी वो ऋषिकेश की थी, लेकिन जिस तरह से नोएडा के जो एसएसपी हैं उन्होंने यहाँ के जो एसएसपी उनसे बात की है, लेकिन बात करने का जो मामला साफ तौर पर अगर देखा जाए तो अभी स्पष्ट कुछ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि श्रीकांत त्यागी की लोकेशन देहरादून भी बताई जा रही है। बड़ा सवाल है क्योंकि अभी इसका भी कोई मामला सामने नहीं आया है, क्योंकि अभी अगर सूत्रों की माने तो सूत्रों की हिसाब से अगर यहाँ पर देखा जा रहा है कि हरिद्वार में लोकेशन ट्रेस की गई है। इस वक्त संजय पुंडीर भी मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संजय, मुझे ये बताइए, क्योंकि कहा जा रहा है कि हरिद्वार में भी वो छिपा था, वहां पर भी क्योंकि 10 बार फोन ऑन ऑफ हुआ है तो ट्रेस किया गया लोकेशन हरिद्वार में भी। टीम यहां पर पहुंची है, किस तरह की जांच चल रही है, या फिर हरिद्वार की जो पुलिस टीम है उससे संपर्क साधा गया है नोएडा पुलिस की तरफ से? का खेल खेल रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि श्रीकांत ने रविवार को करीब दर्जनों बार अपना फोन स्विच ऑन ऑफ किया है, जिसको लेकर तमाम अपडेट्स मिल रही है। लेकिन अगर हरिद्वार की बात की जाए तो हरिद्वार पुलिस भी अलर्ट मोड पर है, क्योंकि रविवार की जो लोकेशन श्रीकांत त्यागी थी वो पतंजलि के पास, टोल प्लाजा के पास यहाँ कैमरे में देखा गया था। जिस बाद से ही लगातार नोएडा पुलिस और दिल्ली पुलिस यहाँ पर पहुंच रही है और यहाँ की पुलिस से संपर्क कर रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि श्रीकांत त्यागी पुलिस की गिरफ्त में जल्द होगा, लेकिन जिस तरह से श्रीकांत त्यागी लगातार लोकेशन बदल रहा है तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस के सामने भी एक चुनौती है, क्योंकि हमने देखा है कि लगातार शुक्रवार को जिस तरह से श्रीकांत को गिरफ्तार करने के लिए 4 टीम गठित की गई थी, लेकिन रविवार को ये टीम बढ़ाकर 12 कर दी गई थी। और हमने देखा है कि नोएडा पुलिस यहाँ पर पहुंचेगी और संपर्क साधा गया है हरिद्वार की पुलिस से, तो क्या हरिद्वार की पुलिस जहां पर ये लोकेशन ट्रेस किया गया वहां पहुंची है? क्या उस ठिकाने पर पहुंची है टीम हरिद्वार की? बिल्कुल, जिस सीसीटीवी में श्रीकांत की लोकेशन आई थी, पुलिस वहां की आसपास लोकेशन के भी लगातार सीसीटीवी देख रही है। हालांकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो श्रीकांत है अपने फोन को लगातार स्विच ऑन ऑफ कर रहा है और तमाम लोकेशन बदल रहा है, इसको लेकर लगातार नोएडा पुलिस को इनपुट मिल रहे हैं कि जल्द ही जो श्रीकांत त्यागी है वो पुलिस की गिरफ्त में होगा। लेकिन कहा जा सकता है कि हरिद्वार पुलिस भी आसपास के सीसीटीवी में देख रही है और जल्द दावा कर रही है कि श्रीकांत को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
ठीक है हितेश, क्योंकि जिस तरह से देखिए ऋषिकेश और हरिद्वार दोनों ही जगहों पर फोन ऑन ऑफ हुआ है, ये लोकेशन ट्रेस किया गया, इसका मतलब भागने की कोशिश की जा रही है श्रीकांत त्यागी की तरफ से, यही समझ में आता है। जी बिल्कुल, देखिए देहरादून कप्तान लगातार श्रीकांत की सीडीआर को चेक करा रहे हैं और लगातार उस पर नज़र भी बनाई जा रही है। हालांकि 24 घंटे का टाइम यहां पर प्रशासन द्वारा दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर अगर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, ऋषिकेश या अन्य कहीं आसपास के जिलों में हुआ तो श्रीकांत त्यागी बहुत जल्द पुलिस के गिरफ्त में होगा। जी, ऐसे में सुरक्षा बॉर्डर्स की अगर हम बात करें कि यहाँ से वो भागकर निकल ना पाए, क्या इंतजाम वहां पर किए गए हैं, मुझे जल्दी से बताइए हितेश। जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड प्रशासन द्वारा जो पोंटा का बॉर्डर है और या जो यूपी का और उत्तराखंड का बॉर्डर है, वहां पर 13 से 14 की टीम यहां पर गठित की गई है, दोनों को मिलाकर, क्योंकि 3 बॉर्डर यहां पर लगते हैं। तीनों बॉर्डर पर उत्तराखंड पुलिस का पहरा है। श्रीकांत त्यागी किसी न किसी रास्ते से भागे, उसको लेकर भी पूरी जो प्रशासन के इंतजाम नजर बनाए रखिएगा, जो भी इनपुट मिलेगा अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल लोकेशन जो है वो ट्रेस की गई है ऋषिकेश और हरिद्वार। ऐसे में माना जा रहा है कि बहुत जल्द नोएडा पुलिस यहां पर पहुंचेगी और हरिद्वार ऋषिकेश पुलिस के साथ संपर्क साधने के बाद ठिकानों पर जहां पर लोकेशन ट्रेस किया गया है वहां पुलिस पहुंचेगी। आगे बढ़ेंगे। स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा पौड़ी जिला के लिए वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं पूर्व विधायक आशा नौटियाल को संयोजक बनाया गया है, जिसको लेकर नगर पालिका सभागार में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की गई। बैठक में बीजेपी जिला अध्यक्ष समेत सारे पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में हर घर तिरंगा अभियान में भारतीय जनता पार्टी की सहभागिता को लेकर मौजूद कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश जारी किया गया। देखिए, हमारा हर घर तिरंगा का कार्यक्रम चल रहा है। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पे आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने अभी पौड़ी में मीटिंग है और हमने शुरुआत कर दी है पौड़ी के बैजोड़ी गांव से। तो वहाँ पर लोगों ने बहुत उत्साह के साथ तिरंगे को हाथ में रख करके नारे लगा करके हर घर तिरंगा लगाएंगे और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। इस नारे के साथ हमने हर घर में तिरंगा वहाँ पर लगाया है और बड़े गांव वालों ने उत्साह के साथ तिरंगे को हर घर में लगाने का कार्यक्रम सफल। तो कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं हर घर तिरंगा अभियान, इसको सफल बनाने के लिए। मुझे ये बताइए हितेश, लगातार बने हुए हैं हितेश, वाकई क्योंकि हर जगह पर हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की तैयारियां की जा रही है। अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो बीजेपी किस तरह से तैयारियों में जुटी हुई है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के प्रत्येक जिलों में बीजेपी इस बार हर घर तिरंगा अभियान को लेकर पूरी तैयारियों में है और 30 लाख से ज़्यादा इस बार प्रत्येक घरों पर तिरंगा झंडा लहराया जाएगा, ऐसा बीजेपी का लक्ष्य है। और बीजेपी सरकार की अगर हम बात करें तो बीजेपी सरकार ने अपने तमाम विभागीय जो इतिहास शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो या कोई भी अन्य विभाग हो, सभी विभागों को, सभी जिला अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि तमाम विद्यालयों में, तमाम विभागों के अंदर भी तिरंगा फहराया जाएगा। जी ठीक है हितेश, आप बने रहिएगा, फिर से लौटेंगे आपके पास। भारतीय किसान यूनियन अंबावता के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अंबावता रुड़की पहुंचे। चौधरी ऋषिपाल ने अन्य किसान संगठनों को फर्जी और किसानों के नाम पर दलाली करने वाला बताया है। उन्होंने कहा है कि हमारा संगठन 1997 में रजिस्टर्ड हो गया था, लेकिन आजकल टोपी लगाकर किसानों के नाम पर दलाली करने वालों पर प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि यही लोग टोपी लगाकर किसानों को बदनाम और ठगने का काम करते हैं। कोई आदमी संगठन जो चला रहा है, हमारे संगठन को 97 से 97 में रजिस्ट्रेशन कराया और आज इस देश में पहला संगठन है भारतीय किसान यूनियन है, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल अंबावता है। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये फर्जी जो लोग हैं बढ़ावा, और मैं तो शासन को भी कह रहा हूँ, ये टोपी लगा करके जो किसान को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए शासन को। और खनन में जितने भी दलाल हैं, हमारे भी कुछ लोग हैं, भगा के हमने बाहर कर दिए, वो दलाली करने वाले जो लोग थे। और मैं ये कह रहा हूँ, अगर जो ये हूटर बजा करके किसान के नाम पर टोपी लगा करके किसान को ठगने का काम कर रहे हैं, शासन इस पर कार्रवाई करे। मैं डीएम साहब को भी कहूँगा, एसएसपी को भी।
पिछले 34 घंटे से स्वानला में पहाड़ी से मलबा गिरने की वजह से बंद पड़े टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग को वाहनों के लिए खोल दिया गया। हालांकि पहाड़ी से मलबा गिरना अभी भी रुक रुक कर जारी है। मार्ग खुलने के बाद फंसे हुए वाहनों को सावधानी पूर्वक निकाला जा रहा है। प्रशासन के जरिए सुबह 7:30 बजे राजमार्ग को यातायात के लिए खोल दिया गया, लेकिन पहाड़ से मलबा आना अभी भी जारी है। मशीनें अभी भी मलबा साफ करने में जुटी हुई हैं। इस राजमार्ग के बंद होने से पूरा पहाड़ी क्षेत्र प्रभावित हो गया था। हरिद्वार के खन्ना नगर कॉलोनी में बीजेपी नेता पर हुए कातिलाना हमले के आरोप में ज्वालापुर पुलिस ने मुख्य आरोपी के सगे भाई समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की टीमें जगह जगह छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि शनिवार को बीजेपी नेता दीपक टंडन पर अनुराग पैलेस में जानलेवा हमला हुआ था। फिर उसके बाद भाजयुमो नेता विष्णु अरोड़ा ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर बीजेपी नेता के घर में घुसकर हमला बोल दिया। यही नहीं, भाजयुमो नेता ने बीजेपी नेता पर कई राउंड फायरिंग की थी, लेकिन वो बाल बाल बच गए। संजय पुंडेर इस वक्त मेरे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। संजय, क्या आगे की कार्रवाई की जा रही है? क्या भाजयुमो के जो नेता जिन्होंने हमला किया उन्हें गिरफ्तार किया गया है? बिल्कुल नीतू, हरिद्वार के खन्ना नगर का यह मामला है जहां एक बीजेपी नेता पर हमला किया गया था, जिसको लेकर पुलिस ने दर्जनों लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया था और अब पुलिस ने धरपकड़ शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस में अभी 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस का यह दावा है कि जो और आरोपी है वो भी जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे। कहा जा सकता है कि पुलिस हर पहलुओं पर जांच कर रही है और पुलिस जिस तरह से गिरफ्तार कर इनसे पूछताछ कर रही है और भी अन्य खुलासे यहाँ पर हो सकते हैं। नीतू, ठीक है, आप बने रहिएगा, फिर से लौटेंगे आपके पास। सावन महीने का आज अंतिम सोमवार है। धर्मनगरी हरिद्वार में सुबह से ही शिवालयों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। हरिद्वार के कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में शिव भक्त सुबह से ही पूजा पाठ कर रहे हैं। मंदिरों में श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के विशेष इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से चौक चौराहे पर पुलिस तैनात है। श्रावण का महीना जल तत्व प्रधान महीना है और भगवान शिव का महीना है। चतुर्मास में भगवान शिव के हाथ में इस समय शासन है, व्यवस्था, और ये भगवान शिव की ससुराल है दक्षेश्वर महादेव। भगवान शिव के ससुर के नाम पर इस मंदिर का नाम है दक्षेश्वर महादेव। श्रावण के महीने में भगवान शिव यहीं पर निवास करते हैं, इसलिए इस मंदिर में जलाभिषेक, गंगा जल, दूध, दही इत्यादि का, भगवान रुद्राभिषेक का बड़ा ही महत्व है। और इस कारण से दूर दूर से श्रद्धालु भगवान शिव के ऊपर गंगा जल, दूध, दही, शहद, मिश्री, बूरा, धतूरा, बिल्वपत्र, भांग इत्यादि प्रिय शंभु की प्रिय वस्तुओं का भगवान के ऊपर अर्पण करते हैं और उनकी मनोवांछित अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। नर्सिंग भर्ती शुरू किए जाने की मांग को लेकर उत्तराखंड संविदा और बेरोजगार संघ से जुड़े नर्सिंग बेरोजगारों और संविदा कर्मचारियों ने कैंडल मार्च निकाला। एकता विहार स्थित धरना स्थल पर आंदोलनरत नर्सिंग बेरोजगार परेड ग्राउंड में इकट्ठा हुए। उसके बाद कैंडल मार्च निकालते हुए नर्सिंग भर्ती है इसको शुरू किए जाने की मांग सरकार से की। महासंघ के अध्यक्ष हरि कृष्ण ने कहा कि सभी बेरोजगार विगत 27 जुलाई से एकता विहार में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है। हरि कृष्ण ने कहा कि शासनादेश जारी न होने तक यह आंदोलन जारी रहेगा। स्वरूप जो है शासनादेश दे, हमारी जो है निवेदन है सरकार से। आगे हम लोगों का प्लान है, अगर हम लोग जो है शासन हमारे बात नहीं मानता है और हमारे शासनादेश में देरी होती है तो हम इस आंदोलन को उग्र रूप देंगे और पूरे प्रदेश से काम ठप करेंगे। काम ठप करो और देहरादून चलो, इस प्रकार के नारे को लेके हम देहरादून कूच करेंगे। और अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है, हमने सरकार को जो है 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है और 7 दिन बाद अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानेगी तो हमारे जो बेरोजगार कर्मचारी हैं वो हमारे लोग सब आत्मदाह के लिए तैयार हैं और हम सचिवालय कूच करेंगे और वहाँ आत्मदाह करेंगे। त्योहारों का सीजन शुरू होते ही मिलावटखोरों की संख्या बढ़ जाती है। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर मिठाई के साथ साथ खाद्य वस्तुओं की भारी मात्रा में बिक्री होती है। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर विशेष टीम बनाई गई है जो सभी दुकानों पर जाकर गुणवत्ता की जांच करेगी। दुकानों से खाद्य वस्तुओं के सैंपल लेकर चेकअप के लिए लैब भेजने का काम करेगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेंद्र पाल ने बताया कि किसी दुकानदार का कोई सैंपल फेल होता है या किसी चीज में मिलावट पाई जाती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
ये रक्षाबंधन को देखते हुए हम लोगों ने एक स्पेशल ड्राइव चलाया है, जो आज से चालू कर दिया गया है। और इसमें हम सैंपल भर के जो भी हम संदेह के आधार पर जो सैंपल भरेंगे उन्हें लैब भेजेंगे और लैब से जो रिपोर्ट आएगी उससे आगे तक कार्रवाई की जाएगी। अभी हमारे द्वारा ये है कि विभाग ने अभी मोबाइल को बनाया है, स्पेशल ड्राइव की टीम गठित की गई है, जो आज से 11 तारीख तक चलेगा, रक्षाबंधन तक। और यहाँ इसमें निरीक्षण होंगे। निरीक्षण के अलावा अगर कोई मिलावट में संदेह होता है तो उनके सैंपल भर के लैब को भेजेंगे। लैब की जो रिपोर्ट आएगी उस पर आगे तक कार्रवाई की जाएगी। अगर रिपोर्ट में अगर वो कोई सबस्टैंडर्ड आता है तो हम एडीएम न्यायालय में दायर करेंगे। अगर अनसेफ आता है तो उसको हम सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर करेंगे। और संजय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्योंकि हर साल हर त्योहार में हम यही देखते हैं कि जो मिलावटखोरी के खिलाफ एक्शन लिया जाता है खाद्य विभाग की तरफ से, इस बार भी इसी तरह से कार्रवाई की जा रही है। लेकिन क्या कुछ अलग से विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं जिससे कि जो मिलावटखोर है उन पर नकेल कसी जा सके? लेकिन ये तो आपको बता दें, त्योहारों का सीजन नजदीक आते ही मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं। यही वजह है कि त्योहारों के सीजन में जो मिलावटखोर होते हैं वो खासा मुनाफा कमा लेते हैं। हालांकि इसको रोकने के लिए अब हरिद्वार खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार सतर्क है और समय समय पर छापेमारी भी कर रहा है। हालांकि जिस तरह से खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेंद्र पाल से हमारी बात हुई है तो उनका यही कहना है कि इस तरह की मिलावट को रोकने के लिए कई टीमें गठित की और लगातार छापेमारी की जा रही है। लेकिन हमने देखा है कि खाद्य सुरक्षा विभाग के बाद कर्मचारियों की संख्या कम है। यही वजह है कि जो मिलावटखोर लगातार अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं। तो कहा जा सकता है कि लगातार छापेमारी जारी रहेगी। अगर कोई मिलावट करता है तो उसके खिलाफ भी यहाँ पर कार्यवाही की जाएगी। नीतू, ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय इन सभी खबरों की जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। रुड़की के पुहाना स्थित एक्सा कंपनी में देर रात पाइलिंग की खुदाई के दौरान गड्ढे में गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। कंपनी की लापरवाही से मजदूरों की जान गई है। मरने वाले मजदूर बिहार के कटिहार जिला के बताए जा रहे हैं। पाइलिंग की खुदाई के दौरान गड्ढे में पहले एक मजदूर गिरा था, वहीं साथी की जान बचाने के चक्कर में दूसरे मजदूर की गिरने से मौत हो गई। हम लोग काम कर रहे थे तो वो एक आदमी गिर गया, तो उसके बाद फिर वो बोला ये हम इसको निकाल लेंगे दूसरा को। तब ये भी गया रस्सी पकड़ के, ये भी उसको पास हाथ पकड़ा, ये भी जाके मैंने दम छोड़ दिया। क्या काम कर रहे थे? पाइलिंग का। काय में गिरा है? गड्ढा में गिरा। कितना गहरा गड्ढा था वो? 5 मीटर। 5 मीटर गड्ढा था। निकाला गया? किस चीज़ से निकाला गया? अभी निकाल गया जीपीसी से, जेसीबी से निकाला गया। दोनों की मौत होगी? दोनों की मौत। कंपनी का लोग था, मैंने कंपनी का सब ये था सुपरवाइजर सब। अच्छा। मुंशी वो था। अब मेन था कि नहीं था, वो हम लोग काम कर रहे थे। अब आया कि नहीं, उतना ध्यान नहीं दिया हम। और उसके बाद फिर हमारा वो ठेकेदार को बुलाया। ये जो मरने वाले हैं ये कहाँ के हैं? ये बिहार का। बिहार के। क्या क्या नाम थे इनके? सुकुद्दी और सैफुल्ला। इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।